अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान फयाज हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई की शरह रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है और अगले महीने में शरह 28 से 30% बढ़ने का इम्कान है। इन हालात में पाकिस्तानी अवाम आपस में आटों की लाइनों में लड़ रही है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पर आज देखा गया, आज सरगोदा में एक जगह पर एक पाकिस्तानी आटे की लाइन में लगा हुआ था कि वहां पर उसकी मौत वाक़ई हो गई और अगले रोज़ उसकी बेटी की शादी थी। इन तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो वज़ीर ख़जाना है जनाब इसहाक डार साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये जो भी मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, इस तमाम के जो ज़िम्मेदार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सदर पाकिस्तान ने आज पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने का हुक्म सादिर कर दिया है और जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तजवीज़ भेजी थी 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक इंतखाबात करवाने में, उसके में उन्होंने 30 अप्रैल को जो है वो इंतखाब किया है और 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है जी कि तमाम पंजाब में इंतखाबात होंगे। इस तमाम तर बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब असदुर रहमान साहब। वेलकम टू द शो सर। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ सादिया उमर साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सबसे पहले असदुर रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, जो आज इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो महंगाई की शरह है, जो पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल है, इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। तो सर, आपकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है और आपकी तहादियों की हुकूमत है, जब अप्रैल से आई है तो उन्होंने अब तक आकर इसके जो है वो सद्दबाब क्यों नहीं किया, इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर क्यों नहीं कर सके? देखिए, बात यह है जी कि जब 1918 में 13 से लेके 18 तक मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, इस वक्त आप देखें जब हमें हुकूमत मिली थी तो डबल डिजिट में ये महंगाई की शरह थी, यानी 10 से ऊपर थी पीपुल्स पार्टी के दौर में। वो 4% पे आ गई, सिंगल डिजिट पे आ गई। 5 साल का दौर आपने देख लिया, 1300 रुपए मन पे गंदम थी उस वक्त जैसे मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, और जब हम गए तो उस वक्त भी 1300 रुपए मन थी और इससे कम कीमत पर 1100-1200 रुपए पे मन दिख रही थी, कोई महंगाई नहीं थी ये। और पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार 3% सालाना से जीडीपी ग्रोथ रेट कम थी, जो हम तकरीबन 6% पे ले गए थे 5 साल में। हर चीज में हमारी बेहतरी आ रही थी। उसके बाद अगर जो कुछ हुआ है उसके हम जिम्मेदार नहीं है, ये तबाही हुई, फिर दोबारा हुकूमत हमें दी गई या हमें मिल गई। तो उसके बाद अब शाहद खान अब्बासी साहब ने इस दौरे क्या कहा भी था कि जितनी खराबी हो गई है इसको हमें ठीक करने के लिए कम से कम 5 साल रहेंगे। तब हमने कहा था कि हम 6 महीने में ये सब कुछ ठीक कर तो दे। सर, फिर आम इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं चले बात जाते सुन ले, कि एक हुकूमत आ जाए? बात सुन ले मेरी बात जी जी, मुकम्मल सुनाए कर बात। लेंगे। दूसरा ये है कि जो पिछले साल अप्रैल के बाद महंगाई का एक नई लहर आई है, वो सारी दुनिया में आई है, वो रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से आई है। जो सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, कोई इसको तब्दील कर सकता तो कर दे कि क्या इंग्लैंड में नहीं महंगाई हुई, क्या सऊदी अरब में नहीं हुई, क्या अमेरिका में नहीं हुई सारी। और इंग्लैंड में तो वजीर आजम को जो इस्तीफा क्यों देना पड़ा, बल्कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम वहां शहबाज शरीफ साहब का कसूर है कि न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। ये रूस और यूक्रेन की जंग का चाकसाना है। ये सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये 4 साल में बिल्कुल तबाही कर दी थी, इसलिए यहाँ पर उसके असर ज्यादा है। बाकी जो है कि आपने कहा हमें कमी हुई है, आपको नहीं पता कि सिंध में जो हमारी हुकूमत आने के बाद जो सैलाब आया है और बलूचिस्तान में सैलाब है, आखिर उसने भी बहुत सारा नुकसान किया है। इसमें कोई तकलीफ है, तकलीफात तो लोगों को अब आनी है, लेकिन इसको ठीक करते हुए कम से कम कुछ अच्छा लगेगा, ये एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। जी सादिया उमर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आज इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असदुर रहमान साहब अभी यही बात कर रहे हैं कि आपने की हुकूमत ने जो पिछले 4 सालों में इस मुआशी सूरत हाल की शिकार किया है पाकिस्तान को, जो बदतर सूरत हाल है इस वक्त मुआशी, इसके जिम्मेदार आप हैं। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ये कहना चाहूंगी कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके के साथ, तो आप आप तो आप खाली जो है वो नाम की रह गई। तो दरअसल ये जो है जो ये बना हुआ है सारा जो है
सादिया साहिबा, आपकी आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर काइंडली आप थोड़ा लाउडली बात कर सकें। जी भाई, अब मेरी आवाज आ रही है आपको सही? जी जी, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। जी, मैं अपने भाई से कहना चाहूंगी कि अगर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का अगर आप मुआवजा कर रहे हैं, तो पहली बात तो माजरत के साथ मेरे भाई आप इस चीज की करेक्शन कर लें। इस वक्त जो हुकूमत है ये तो मिक्स चार है, ठीक है। इसको आप अपनी पीएमएलएन की गवर्नमेंट तो कह ही नहीं सकते, ये तो आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट है जो कि 13 जमातों ने मिलके बनाई है, और 13 जमातों ने मिलके 8 माह में जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से जो आप लोगों ने मुल्क का हाल किया और जो मुल्क की मौशत को आप कहाँ के कहाँ ले गए हैं। 4 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई कि इन लोगों ने उन्हीं जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है, बाप पार्टी हो, एमक्यूएम पार्टी हो, या आपके वो लोग हों जो आपकी जमात में थे, पहले किसी और जमातों में थे, वो टोला आपकी जमात में आया था और अब वो टोला दोबारा से फिर अपनी उन जमातों में वापस चला गया है, और वो पार्टियां भी जो आपके साथ इत्तेहादी थी आज उनकी इत्तेहादियां, इस वजह से उनकी हुकूमत है। मेरे भाई देखिए, वो तो जो एक मखसूस टोला है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो तो पीडीएम के लोग भी जानते हैं कि वो एक मखसूस टोला तो हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहा है। आप मौलाना फजल रहमान साहब को ले लें, वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके साथ उनकी पार्टी होती है। इसी तरह बाकी जितनी भी बाप पार्टी होगी आपकी, उसके अलावा जो आपकी अवामी नेशनल पार्टी होगी, इन सारी पार्टियों का एमक्यूएम होगी, इन सारी पार्टियों का तो दूसरे लफ्जों में मंजूर ही यही है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है ये उसके इत्तेहादी होते हैं। ये तो सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं, अपने मफादात के लिए ये सियासत करते हैं, ये अवाम के लिए थोड़ी सियासत कर रहे हैं, या अवाम की इनको क्या फर्क पड़ता है। और जहां तक मेरे भाई ने बात की महंगाई की, तो वो मैं आपको बता दूं कि जितनी महंगाई 4 साल में नहीं हुई ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टेन्योर में, उतनी सिर्फ और सिर्फ 8 माह में सत्यानाश करके रख दिया उन्होंने मुल्क का, मुल्क की मौशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया इनकी गवर्नमेंट ने, ठीक है। वो उनके तजर्बाकार वो जो लेके आए थे ये अपने वजीर खजाना साहब इसाक डार साहब, वो जैसे तशरीफ लाए जिस दिन उन्होंने कहा देखिए डॉलर तो बिल्कुल ही नीचे आ गया, मैं जैसे अभी पहुंचा ही हूँ, तो अभी आप देखेंगे इसकी ओरिजिनल जो प्राइस है जी वो तो 200 होनी चाहिए। और देखें आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी और हमारे वजीर खजाना का ये हाल है कि मैंने को यही नहीं पता कि कल डॉलर की इंक्रीज हो गई है, जो कीमत है बढ़ गई है प्राइस उसकी, ठीक है। वो कह रहे थे मैं तो बिल्कुल खबर हूँ जी, आज तो खबर ही नहीं है। असद रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरह से सादिया साहिबा भी सवाल उठा रही हैं, और मेरा सवाल भी यही है कि सर जब आपने हुकूमत संभाली थी आपको तमाम तर सूरत हाल का इल्म था, और उस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और पीडीएम ने यही क्लेम किया था कि ये जो भी सूरत हाल है इसको हम संभाल लेंगे, और इसाक डार साहब के हवाले से बड़े बड़े दावे किए गए थे आपकी तरफ से कि जब वो वापस आएंगे तो मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देखिए बात यह है जी कि ये आप खुदा का शुक्र अदा करें, और ये मुल्क भी और कौम भी खुदा का शुक्र अदा करें कि हमने ये कुर्बानी दी और इतनी तबाहशुदा इकॉनमी को संभालने की कोशिश की, और अगर हम ना आते और इनकी नायलों की हुकूमत रहती तो ये श्रीलंका से ज्यादा बुरे हालात हो जाने थे। बात यह है जी कि अगर कहते हैं कि हमारे 4 साल के दौरान, मैंने कहा कि 2013 से लेकर 18 तक जब हमारी हुकूमत थी, अगर ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने या दूसरी अवाम दुश्मन और जो दूसरी जमहूरियत दुश्मन ताकतों ने उन्होंने साजिशें नहीं की, उनके हालात थे, लेकिन उसके बावजूद हालात बेहतरी की तरफ गए, बुराई खराबी की तरफ नहीं गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके जाने के बाद जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई हुई। क्या ये इंग्लैंड में नहीं हुई? क्या इंग्लैंड के वजीर आजम जो खातून थी उनको क्रॉस की वजह पड़ा? जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम उन्होंने क्रॉस की वजह? क्या यूरोप में महंगाई भी आई? सर इनके दौर में भी तो कोरोना वायरस था ना, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा थी सर। मुझे बात कर लेने दीजिए, अपना बात तो मुझे मुकम्मल कर सर करें आप बात मुकम्मल करें सर। वो ये उसके बाद से रूस और यूक्रेन की वजह से सारी दुनिया में तेल गैस वगैरह की कीमतें बढ़ी हैं और उसके असर पाकिस्तान में बढ़े हैं। दूसरे मैंने कहा कि जो शराब आया है वो हमारी हुकूमत के दौर में सिम्टोमेटिक हुआ। क्या इस सारी दुनिया ने माना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में उसके असर आए? अगर उसमें कोई अगर इतना पूरा 2 सूबे तबाह होने के तो उसके रात पाकिस्तान में मेरे भाई आप तलाक की बात कर रहे हैं, बात कर लेने दी, मेरी बात कर लेने थे मुझे। ये शराब हमने नहीं लाया, ये शहबाज नहीं लाया, लेकिन मैं कहता हूँ ये जो अमल है इनके असरात होते हैं। और ये जब भी अब तुर्की में जो तबाही, मेरे भाई जितनी कोरोना के दिनों में जितनी ज्यादा कोरोना की वजह से जीरो पे आ गए थे, कोरोना ने जिस तरह पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट ने फाइट किया, जिस तरह इमरान खान साहब ने फाइट किया,
सादिया कोरोना साहिबा में उन्होंने आपके पाकिस्तान को बड़े जिस तहम्मुल से तरह सुनिए। सादिया साहिबा जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल साहब ने आपकी चल रही है सूरत हाल पाकिस्तान में दिखाई। जितनी रही है बाकी मुल्कों की निस्बत, ये बैरून मुल्क भी वो लोग भी ममालिक जितने भी हैं इंटरनेशनल कंट्रीज, वो सारे इस चीज को एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और कोरोना की वजह से इमरान खान साहब ने तो देखिए कोरोना में देखिए इमरान खान साहब कोरोना में जो वायरस चलता है वो अगर आप बात नहीं सुनेंगी तो मैं बात नहीं करूंगा। कोरोना की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तो मेरी बात सुन लेनी। कोरोना की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को खतरा हुआ था, क्योंकि जो हमसे कंपेरेटिव थे चाइना वाले या हिंदुस्तान वाले और बांग्लादेश वाले, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो तबाह हुई और बंद हो गई। उसके नतीजे में पाकिस्तान को एडवांटेज मिला कि हमारा माल बाहर चला हुआ, उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। जी रहमान साहब, कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। सर आपका पॉइंट आ गया। असल में जो नुकसान हुआ सारी दुनिया का, सर आपका पॉइंट आ गया, इस पर सादिया साहिबा का जवाब ले रूस लेते और हैं। यूक्रेन की जंग की वजह से हुआ। सर इस पर सादिया साहिबा का जवाब ले लेते हैं। जी सादिया साहिबा। मैं ये अपने भाई से कहना चाहूंगी कि कोरोना के इंटरनेशनल कंट्रीज में जो थी वो इमरान खान साहब वाहिद पीएम के जिन्होंने मिस आपकी आवाज का फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है मेरी मैडम? जी अब आवाज ठीक है आपकी। जी मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना के दिनों में जब तमाम ममालिक हैं समझ लें वो एक डाउन फॉल में जा रहे थे, और पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क था जिसके पीएम इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ मशहद को संभाला बल्कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक बड़ी स्टेबल सिचुएशन थी। कोरोना में भी लोग जो है उनके ये हालात नहीं थे जो पाकिस्तान के आज हालात है। आप देखें, मैं आपको बताऊं, चीनी की कीमत में इन 8 माह में 55% इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में 41% इजाफा हुआ मेरे भाई, घी की कीमत में 156%, दाल मसूर 52%। मुझे बताएं चिकन का आप देख लें कि उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है, 95%, दूध है 35, डिफरेंट टमाटर है। इवन कि मैं कह रही हूँ एक इंसान के लिए, शख्स के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया मेरे भाई। फ्यूल की प्राइसेस आप देख लें, ठीक है। यही गवर्नमेंट थी, यही शहबाज शरीफ थे, यही इनके बाकी मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि जब फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज हो तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर है। आज आपका पीएम क्या है बताए? आपके ख्वाजा आसफ साहब मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं, ये इंकशाफात कर रहे हैं कि अभी मुल्क दिवालिया होने वाला नहीं है, हमारा मुल्क दिवालिया हो गया है। ये तो आपके मिनिस्टर के हालात है, असदुर्रहमान इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जी मिस सादिया आपका पॉइंट आ गया। असदुर्रहमान साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूंगा। सर जिस तरह से मिस भी बात कर रही हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी काफ़ी दिन से जो है वो ये बात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो पिछले हफ्ते कहा था कि अभी IMF से इस तरह की कोई डील होती नज़र नहीं आ रही, मुआहदा होता करीब में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारे सागडार साहब हैं वो तो अभी तक क्लेम कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं जी कि IMF से मुआहदा हो जाएगा और हालात संभल जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये हालात संभल जाएंगे? असदुर्रहमान साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी असदुर्रहमान साहब मेरा ख्याल है उनके साथ हमारा कोई टेक्निकल मामलात की वजह से हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की और पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेकाम की। नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो महंगाई की बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जनाब असदुर्रहमान साहब से, वो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन सादिया उमर साहिबा और नज़ाकत अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नज़ाकत अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। नज़ाकत साहब मुझे ये बताइएगा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपके इत्तेहादी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा है जी कि ये जितना कुछ आज हम भुगत रहे हैं, जो तमाम तरह आज मामला चल रहे हैं, ये सब किया धरा इमरान हुकूमत का है, PTI हुकूमत का है। तो सर आप जब इक़्तिदार में आए थे, जब जरदारी साहब की कोशिशों से ये हुकूमत बनी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और आज जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार हैं वो बने, तो उस वक्त आपको इन हालात का अंदाज़ा नहीं था कि ये हालात कैसे हैं, और तब आपने इक़्तिदार की ये जो तलवार है ये अपने हाथ में, नंगे हाथ में क्यों पकड़ी?
दूं कि जो मुल्क की सिचुएशन थी वो सबके सामने ही थी, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि जब हम अब ये नायल और सिलेक्टेड हुकूमत खत्म होगी, जिसको 2018 में बाजवा और उनकी जो बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक उसको मुसन्नत किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उस वक्त के जो DGISI थे उस फैज अमीद साहब, उन्होंने पूरा प्लान करके डॉक्ट्राइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, क्या बल्कि वो करने में कामयाब हुए। तो उसके बाद मुल्क की जो सिचुएशन थी वो पूरी दुनिया के सामने थी, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि जब इमरान खान जैसे नायल आदमी को पाकिस्तान से स्टेप डाउन करवाया जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर आएगी। एक्सक्यूज मी। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के, मेरे ख्याल में जितनी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की चेंज हुई है, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, कभी जुडिशरी के खिलाफ, कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ। और जब मुल्क कोई ऐसा मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, जिसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नजर ना आ रहा हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक ऐसे मुल्क दुश्मन का किरदार अदा कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, और हमारे इदारों के खिलाफ, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ वो ये समझते हैं इमरान खान के अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूं तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। हवाले से, लेकिन सर जब आपने इक्तदार संभाला था, PDM ने इक्तदार संभाला था, तो तब उनको ये तमाम तर सूरत हाल का मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था कि हमें बुरे तरीके से अंदाजा है और हमारे पास एक पूरा प्लान है जिसके जरिए हम मुआशियत को संभाल लेंगे, पाकिस्तानी अवाम का जो है वो जीना जो है वो आसान कर देंगे और पाकिस्तान में तमाम जो सियासी इस्तेकाम है वो भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। तो आज भी अगर हम इमरान खान पर ब्लेमिंग करेंगे, इमरान खान की हुकूमत पर ब्लेमिंग करेंगे, तो फिर PDM कहां खड़ी है सर? देखें, आज भी इमरान खान को हमारे पाकिस्तान के इदारे उसी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं जिस तरह माजी के अंदर कर रहे थे। इमरान खान, जब तक इमरान खान को इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से आइसोलेट नहीं किया जाएगा या डेमोक्रेटिकली उनको एक उसूल नहीं बताए जाएंगे कि आप इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हमारे मुल्क के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के उन इदारों को आज सबक सीखना चाहिए जिन्होंने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में अपना किरदार अदा किया। आप मेरी बात सुने सर, इमरान खान साहब को किस तरह से आप आइसोलेट कर सकते हैं? इस वक्त जो है वो मकबूल तरीन लीडर बने हुए हैं, पाकिस्तान में नौजवानों का जो सबसे मकबूल लीडर है, ये आपको, मुझे भी उनसे 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त उनका पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है जी, कंधे फराम ना करें। अगर पॉलिटिकली वो पाकिस्तान के अंदर अलाइव रहना चाहते हैं तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन लड़े। सर वो वो तो आपसे इंतखाबात का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी इंतखाबात करवाएं और हम तैयार हैं। अपने टाइम पे होंगे और जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब को पूरा मौका मिलेगा कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के, बगैर पाकिस्तान के इदारों से पहली दफा इमरान खान को अगर इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इस वक्त मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को। मैं इस चीज को मानता हूँ, सुने ना, मैं इस चीज को मानता हूँ कि हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से मुल्क को संभाल नहीं सकी है, लेकिन उसकी बड़ी वजह इमरान खान की है कि वो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम नहीं होने दे रहे, जिससे इंटरनेशनल हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और हमारा मुल्क की सिचुएशन से गुजर रहा है। पॉइंट आपका सादिया साहिबा से इस पे रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। जी सादिया साहिबा, जिस तरह से सरदार साहब भी कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में जो भी हालात हैं इस वक्त, आज इसाक डार साहब ने भी एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सरदार साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दें तो शायद कोई मसले का हल निकल आए। आपकी आवाज बताना चाहिए कि वैसे तो ये बड़े डेमोक्रेसी का डंडोरा पीटते हैं कि जी हमारी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो हमने बड़ी ही डेमोक्रेसी के लिए सेक्रीफाइस की है हमने। तो मुझे ये बताइए मेरे भाई, ये मैं से पूछना चाहूंगी कि जब एक गवर्नमेंट चाहे वो जैसे भी आई है, ठीक है, अगर इनके हक में फैसले आए
तो अदलिया ठीक, अगर इनकी गवर्नमेंट आए तो स्टैब्लिशमेंट अच्छी, अगर इनका पीएम या प्रेसिडेंट हो तो जनाब उस वक्त बाजवा साहब भी अच्छे थे, इनके लिए बहुत अच्छे थे, उनके साथ मीटिंग के जो चेयरमैन पार्टी के वो जाके उनको गले लगाते तो जो है वो तमाम जमातें करती हैं पाकिस्तान की, पीटीआई भी करती है, पीएमएलएन भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, तमाम जमातें करती हैं। ना करें। एक गवर्नमेंट अच्छी बनी चल रही थी, मुल्क स्टेबल कंडीशन में था, जीडीपी ग्रोथ 6% में जा रही थी पाकिस्तान की, सारी चीजें पाकिस्तान की मईशत एक बेहतरीन उसमें थी, सेफगार्ड भी चल रहे थे, लंगर खाने भी चल रहे थे पाकिस्तान में। उसके अलावा जनाब 12,000 14,000 की अमाउंट भी जो है गरीब घराने जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी जब खान साहब चला रहे थे मुल्क को। तो उस वक्त ये जो जितने डेमोक्रेटिक लोग हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो कहते हैं हम बड़े जमहूरी है, वो क्यों इन्होंने रजीम चेंज के जरिए पीएम को जो है वो हटाया, इसकी वजह बताना पसंद फरमाएंगे मुझे। बातें करना देखिए बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकल चीजें जो होती है। मेरी बात पहले मेरी बात खत्म होने दे, मेरी बात खत्म होने दे, फिर मैं आपकी बात। देखिए मेरा जवाब ले लें। देखिए आपने जब तहरीक इंसाफ को अगर आप माइनस इमरान खान चाहते हैं ना, इमरान खान तो ये नाम पहले मुमकिन था, ना अब मुमकिन है, ना आने वाले वक्त में मुमकिन है। इमरान भी जाते रहे हैं पेशियां भुगतने के लिए, उनके भी केसेस थे वो बकौल इनके, उन्होंने भी बड़े 11 साल जो है गिरफ्तारियां दी और वो बड़े हालात में रहे, सारा कुछ हुआ है। तो कितने लोग जाते रहे, कितने लोग इनको सपोर्ट करते रहे, इनके सपोर्टर कितने थे। इमरान खान की कोई वक्त है, इमरान खान इस वक्त एक लीडर है और उसको उस पाकिस्तान में उस लीडर के चाहने वाले जो है वो करोड़ों की तादाद में लोग हैं, यूथ कितनी भी है इस वक्त। लेकिन इन लोगों के निकलने से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के साथ लोग निकलते हैं। मैम देखिए आप बात करेंगी, आप जवाब नहीं लेंगी मैम, अगर आप जवाब नहीं लेंगी तो किस तरह से चलेगा प्रोग्राम? हमने गवर्नमेंट बनाई थी पंजाब में, तो इस तरह की बातें आपका जवाब ले लिया, के बारे में बात करना इसको जेब नहीं देता। इदारे देखिए ऐसा नहीं होता ना। देखिए मैम ये जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम है, इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम तीनों ने बारी बारी बात करनी है। तो मैम मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप भी अब कह रही हैं कि ब्लेम गेम, तो ब्लेम गेम तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आए, तो रजीम चेंज की आप जो बात कर रही हैं ये भी तो एक ब्लेम है। इमरान खान साहब ने साइफर का जो है वो आके लहराया, साइफर की बात की, फिर उससे जो है वो पीछे हटते नजर आए, फिर उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, और आज जो है वो आज देखें आज इमरान खान साहब जो है वो उससे भी पीछे हटते नजर आ गए। साइफर की स्टेटमेंट से कभी भी पीछे नहीं हटेगी, वो आज भी अपनी बात पे कायम है। ये जस्ट एक ब्लेम गेम है खान साहब के अगेंस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। खान साहब ने कब कहा कि रजीम चेंज नहीं है? सर ये खान साहब ने कब कहा है कि साइफर ब्लेम गेम है ना? कब कहा है खान साहब ने? ये नहीं दोनों तरफ से नहीं है जी। ये जो आज भी आपने देखा है कि जिस तरह की ऑडियोज और वीडियोज और ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो शुरू किया हुआ है ब्लेम गेम का सिलसिला, कभी किसी की ऑडियो आ रही है जी, कभी किसी की वीडियो आ रही है, और भाई सियासत है, इसको सियासत रहने दें। आप लोग तो ज़ातियात पे आ गए, ये कौन सा तरीका है? जी सरदार साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरदार साहब अब ये सूरत हाल जिस तरफ आप जा रही है, ब्लेम तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो अब इस सूरत हाल में आके इस मईशत को संभालेगा कौन? इस सियासी बहरान का हल क्या है? देखें एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं सादिया मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल जवाब देना नहीं चाह रही है, जवाब है नहीं जी। मैंने कहा सर जवाब देना नहीं चाह रहे, आपके पास जवाब है नहीं उनकी बातों का। नहीं मेरी सुन लेना, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। अगर आपने सवाल किया तो मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा ना। मैं जिस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाह रहा तो मैं नहीं, ये मेरा राइट है कि मैं नहीं देना चाहता। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए कंस्ट्रक्टिव बात हो, आपके पास सर जमहूरी हक है, बात हो, कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान की आवाज वॉइस न्यूज और आपकी आवाज भी वॉइस न्यूज है। सर बात करें सर आप। भाई प्लीज अगर आपने अपनी तकरीरी करनी है तो हमें प्लीज अगर इजाजत देते हैं, आप बात तो करने दें ना, कि बात तो करने दें, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करें। मैं ये समझ रहा हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, इमरान खान समेत तमाम लोगों को इस वक्त मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, तमाम स्टेक होल्डर जितने हैं उनको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए। जो
24 करोड़ अवाम है, उनकी बेहतरी के लिए हमें काम करने की जरूरत है। ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को गद्दारों के सर्टिफिकेट दे बांटते फिरें या एक दूसरे मैं हम वो पॉलिटिकल वर्कर हैं कि जब भी इमरान खान साहब के ऊपर किसी तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है तो हमने अपनी मीटिंग्स के अंदर अपनी अपनी जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हमने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप की विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान है, आजम सवाती हैं या उनके जितने लोग हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इससे किसी को कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला। हम लोगों को पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का मुजाहरा करके तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठा के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए बात करने की जरूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा इमरान खान साहब से मैं आपके सर, चैनल आप के लोग तरफ से मैच्योरिटी का रिक्वेस्ट जो है करता हूँ, मुजाहरा करें और पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दें। देखिए इंतखाबात भी हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये टाइम है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को सर जोड़ के बैठना चाहिए और हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जो हमारे कोर इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमी का जो क्राइसिस है, उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे ख्याल में मुल्क को बाहर नहीं निकाल सकती। इसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और मैं कंस्ट्रक्टिव बात यही करना चाह रहा हूँ कि मुल्क के 80 से 90% लोग आईसीयू में पड़े हुए हैं। हमें उनकी बेहतरी के लिए सोचना है, सवाल ना कि हम यहाँ पे बैठ के एक दूसरे के लिए पॉइंट स्कोरिंग करें, एक दूसरे को चोर खेलें। इससे बाहर निकल के जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी बात करते हैं, उस तरह हमें बात करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जिस तरह वो लोग आगे गए, हमें उनसे सबक सीखने की जरूरत है। और तमाम इदारे अपने अपने हुदूद में रह के काम करें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपने अपने डोमेन में रह के काम करें। पॉइंट आ गया। मैम सादिया, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि जनाब आए मिलकर बैठते हैं और कोई हल निकालते हैं इसका, मईशत का और तमाम तर अमूर का और तमाम तर मामलात का जिनमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं, तो आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? आपको भी लगता है कि तमाम जमातों को बैठना चाहिए? आप भी अब थोड़ा बड़े हो जाएं और इमरान खान साहब को भी समझाएं कि अकेले नहीं खेला जा सकता, 11 खिलाड़ी होते हैं वहां पे भी और दूसरी टीम भी होती है साथ, तो दोनों मिलकर खेलते हैं ना, सारों को बिठाएं और बैठ के जो है वो फैसले का करें। ऑलरेडी 13 खिलाड़ी खेल रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो 14वां भी बैठ जाए ना सर, 14वां भी तो साथ बैठे ना। कप्तान आएगा तो गेम जो है वो शुरू होगी ना। इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी ये मौका नहीं रहा कि हम बैठेंगे नहीं या हम बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। इमरान खान साहब ने भी बारहा इनको कहा, बल्कि ये लास्ट जब पंजाब गवर्नमेंट असम्बलियां जब हमने उससे पहले भी बारहा हमारे प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब। सर लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब उनको पैगाम भिजवाया था तो इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर मना कर दिया था, वाजे उन्होंने कहा था जी कि हम नहीं बैठने वाले इनके साथ। और इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन की डेट दे दे, इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन की डेट दे दे, ठीक है, हम फ्री इलेक्शन, हमारा देखिए राइट है। ये किस डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर हम इलेक्शन चाह रहे हैं अगर तो आप इलेक्शन नहीं करवाने थे, ठीक है। और आपको लग रहा था कि सारी चीजें जो है हम ठीक कर लेंगे, मोशन को भी हम ठीक कर लेंगे, हमारा टीम है, आपके सिस्टर भी कहते थे, आपके भी कहते थे, और सारी जगह पार्टी का बड़ा गलत कर दिए। हमारे पास हमारे आपकी आवाज कट रही मैंने किया, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल महंगाई मुकाम मार्च नहीं था, वो मार्च था, तो ऐसी के साथ जिस तरह ये चल रहा है मुल्क में सेटअप, तो ये कहना चाहूंगी कि आप बैठना और टेबल बात करना। जी आपकी आवाज कट रही है सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरदार साहब मुझे ये बताइएगा, सर पाकिस्तान में जो है वो इंतखाबात के जो आवाज़ है, इंतखाबात के बारे में जो बहस है वो जोर पकड़ती जा रही है। आज पंजाब में सदर ने जो है इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ मान ली है और अब जो है वो 30 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। तो सर अब जब पंजाब में इलेक्शंस होंगे, जब KPK में इंतखाबात होंगे, लेकिन विफाक में और सिंध में इंतखाबात नहीं हो रहे, तो ये किस तरफ सूरत हाल जा रही है? क्या आपको लगता है दोनों जगह पे इंतखाबात करवाने के बाद पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? देखिए एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, ज़ाहिर है मुझे अच्छे लगे या बुरे लगे, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को
उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, चाहे इलेक्शन कमीशन है या हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है या जितनी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट है, उनको इंटरनल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर उनको अमल दरामद करना पड़ेगा। ये फैसला चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि अब भी बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के इस चीज को डिस्कस करे कि ये मुल्क के लिए कितना सूटेबल है और मुल्क के लिए कितना सूटेबल नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर हम सब लोगों को मिल के बैठना चाहिए, मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में एक हमारा अच्छा तासुर जाए कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, जिसके बाद ये गवर्नमेंट बनी है और उस गवर्नमेंट के पास एक मैंडेट भी हो जो पूरी दुनिया के साथ अब हमारे इश्यूज के ऊपर बात कर सके, हमारे जो क्राइसिस है उनके हवाले से बात कर सके, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज हैं उसके ऊपर बात कर सके। ये तभी मुमकिन होगा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योरिटी का मुजाहरा करे और बैठ के देखें दुनिया में जितने भी इश्यूज होते हैं वो टेबल टॉक पे ही हो सकते हैं, एक दूसरे को गालियां देने से या एक दूसरे को करप्ट, गद्दार या झूठा कहने से नहीं होंगे। ये सारी चीजें बैठने से, सादिया की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या फजलुर रहमान साहब की पार्टी हो, सबको बैठ के इस मुल्क का जो क्राइसिस है, बुनियादी तौर पे इकोनॉमी का क्राइसिस है, इलेक्शन का क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। आपके सामने जिस तरह सैलाब की सिचुएशन है, 2 सूबों के अंदर लोग सड़कों पे अभी तक बैठे हुए हैं, तो मैं इस चीज का हल आपको बता रहा हूँ कि इसका हल ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब अगर इमरान खान से मीटिंग कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब से भी मीटिंग करें, फजलुर रहमान साहब से भी करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी करें और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए लोगों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि हम क्राइसिस से निकल सके। सादिया साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। पंजाब में डेट ले ली है आपने इंतखाबात की, केपीके में भी इंतखाबात की डेट ले ली है, इंतखाबात हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं, तो फिर आप वहीं पर खड़े हैं जहां पर आप पहले खड़े थे। इंतखाबात हो जाते हैं, दोनों जगह पे आपकी हुकूमत बन जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं देखिए, एक बड़ी मैं तो ये चाहूंगी, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की सरदार साहब ने कि देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जनरल इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, हम शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क अब किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट का मुतामिल नहीं हो सकता। इस वक्त हम फाइनेंशियली स्टेज जिस तरह हमारी लोग जो है वो हैं महंगाई को और सारी चीजों को, उनके लिए जीना 2 बार हो गया है, इज्जत से रोटी खाना एक वक्त के लिए उनके लिए मुश्किल हो गया है। सियासी जमातों को किसी भी कोई भी पार्टी है, PMLN है, ठीक है, सबको ये सोचना पड़ेगा क्या अभी मतलब 30 अरब का जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आएंगे जी एक्सपेंसेस आएंगे आपके इलेक्शन के ऊपर, जो आप 2 हमारे मतलब पंजाब, तो क्या हमारा मुल्क इस चीज का मुतम्मिन हो सकता है? तो मैम, आपने जब ये असम्बलियां तोड़ी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में और पंजाब में, तब असम्बलियां ही ना तोड़ते ना, तो 5 जो असम्बलियां हैं हमारी सब अपनी मुद्दत पूरी करते, अपने 5-5 साल दौरे का जो है इक़्तिदार के सारे अपने अपने मजे लेते और उसके बाद जिस तरह से आम रूटीन है डेट्स पर जो है वो इंतखाबात हो जाते, तो शायद इतना ज्यादा जो है गैर सियासी इस्तेकाम जो है इस वक्त मुल्क में ना होता। नहीं देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप और आपको मुल्क की इतनी जो पीढ़ी की जमातें हैं, मुल्क की उनको इतनी फिक्र थी, तो उनको कितना आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज का इशू आ रहा है। 1.5 साल का टाइम फ्रेम रह गया था ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में भी 1.5 साल रह गई थी, ऐसे ही था। इनको एक चलती गवर्नमेंट को, एक चलते हुए मुल्क को, एक स्टेबल कंडीशन में चलते हुए मुल्क को, मेरा नहीं ख्याल था कि इनको रजीव चेंज के जरिए जो है वो खान साहब को हटाना चाहिए था। और मुल्क में आज जितना भी ये हो रहा है, जो कुछ हो रहा है और जितनी ये सियासी इस्तेकाम नहीं है इस मुल्क में, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ PDM जमातों में जो है वो इक़्तिदार की जो थी ना, एक आप कह लें इसको हवस ही कहूंगी मैं तो, कि जी हमें बस जल्दी से हम PM बन जाए और हम इक़्तिदार संभाल लें। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया आपका। सरदार साहब, जिस तरह से सादिया साहिबा ने भी बात की कि 1.5 साल रह गया था इमरान हुकूमत में, जिस तरह से आज आप कह रहे हैं कि जी अब असम्बलियों की मुद्दत को पूरी करने दें, तो अगर तब आप इमरान खान साहब की जो असम्बली है उसी को 5 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करने देते, तो आज
शायद आज इस तरह के जो गैर सियासी इस्तेकाम है पाकिस्तान में, मौशियत का जो बुरा हाल है, शायद तब भी हम बच सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमने कोई अनडेमोक्रेटिक कोई वे तो यूज नहीं किया। जो इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से घर भेजा, पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जब स्टेप डाउन करना पड़ा, असेंबली प्राइम मिनिस्टर खाली करना पड़ा, तो उसके बाद इनको चाहिए ये था कि ये कौमी असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा करें। पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं, जब उनको शिकस्त होती है तो वो अपोजिशन का किरदार अदा करती है, और अपोजिशन का जो किरदार होता है बुनियादी तौर पे हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्टिव होता है, क्योंकि वो हुकूमत की जितनी खामियां होती हैं, जितनी उनकी नेग्लिजेंसी होती है, उसको पिन पॉइंट करते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और उसके ऊपर सारी चीजें होती हैं। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि इमरान खान साहब ने ये समझा, वो इतने डेस्परेट है अपने इक़्तिदार के लिए कि वो ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मुल्क चलेगा, अगर खुदा न खास्ता मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो ये मुल्क नहीं चल सकता। पता नहीं इमरान खान साहब को किस बेवकूफ ने ये बता दिया था कि आप कम से कम 10-15 साल के लिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, मैं अभी सादिया साहिबा जो भी बात करे, मैं उनकी बात को इसलिए ज्यादा वो नहीं करना चाहता कि हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। ये टाइम ये है कि हम जितने मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के, जो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें एक डायरेक्शन मुतय्यन करने की जरूरत है कि हम अपने मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए कैसे काम कर सकते हैं। मैंने अपना नुक्ता नजर आपके सामने रखा है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, तमाम स्टेक होल्डर को मिल बैठना चाहिए, ताकि इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, एनर्जी के क्राइसिस हैं, ऑयल एंड गैस के जितने क्राइसिस हैं, उस सब चीजों को सामने रख के हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की जुडिशरी को भी अगर ऑन बोर्ड लेना पड़ा, पाकिस्तान का एक बड़ा स्टोन मीडिया है उसको भी अगर ऑनलाइन ऑन बोर्ड लेना पड़ा, तो इन सबको ऑन बोर्ड लेके हमें फैसले करने होंगे ताकि हम 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो। अगर मेरे ख्याल में ये चोर और चौकीदार वाला खेल हम खेलते रहे तो लोगों को रिलीफ नहीं मिलने वाला। तमाम जो हमारी आज की बहस थी उसको बहुत अच्छे से कंक्लूड कर लिया है। तो इस पर जो है वो मैं मैम सादिया आपसे भी कंक्लूजन लेना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सारी आज के हमारे मामलात रहे, हमने मईशत पे बात की, इकोनॉमिक्स पे बात की, पाकिस्तान में सियासी गैर इस्तेहकाम जो है उस पर बात की, जिस तरह से सरदार साहब कह रहे हैं जी कि आए सब मिलकर बैठते हैं और इसका हल निकालते हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, अब इस वक्त अगर आप मुल्क जो है ना, आपको मजीद गैर सियासी जो है काम उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त एक ही हाल है जो कि खान साहब भी जैसे कह रहे हैं, और मेरा अपना भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि देखिए फेयर इलेक्शन के अलावा इस वक्त और कोई हल जो है वो ना तो है नजर आ रहा है और मेरे ख्याल में है भी नहीं। ठीक है, तो इलेक्शन में क्यों नहीं? देखिए, इनके मिनिस्टर्स कहते थे कि आप लोग असेंबलियां तोड़ेगी, हम दूसरे दिन ही, राना साहब ने कहा था कि हम दूसरे दिन ही जो है वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, तो इलेक्शन कराएंगे। फिर कभी ये कहते थे हम तो इलेक्शन के लिए तैयार है, पाकिस्तान तरीके से इलेक्शन से भाग रही है। कभी ये कहते थे कि जी आप जाए ना जी, लोगों में जाए, अवाम में जाए तो आपको पता जाएगा। तो देखिए नहीं, हम तो अवाम में भी है, हम तो इलेक्शन के लिए भी तैयार है और हम तो इलेक्शन जो है वो चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो अब इनको भी चाहिए कि अब डिसॉल्व करें नेशनल असेंबली अपने कहे के मुताबिक, और जो है वो जनरल इलेक्शन में जाए। और लेकिन उसके लिए तो मिलकर बैठना पड़ेगा ना सबको, सब मिलकर बैठेंगे तो फिर ही कोई हल निकलेगा ना, फिर ही तो कोई रास्ता निकलेगा कि किस तरह से इंतखाबात करवाने हैं। नहीं, वो हमारे साथ अगर इन्होंने बैठना होता तो हमने बहुत दफा कहा, लेकिन ये नहीं बैठे तो फिर डेट्स तो वो इलेक्शन की जो आई गई है और इलेक्शन जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया और आपने दोनों ने बहुत वैलिड इनपुट्स जो हैं वो आपने ऐड की। तो मैं और सादिया साहिबा ने जो बात की, जो नज़ाकत साहब ने बात की जी कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सूरत हाल का जो हल है वो एक तरीके से ही निकल सकता है। सरदार नज़ाकत अली साहब ने बहुत वैलिड बात की कि तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी कायदीन और पाकिस्तान की जितनी आवाम है, पाकिस्तान के जितने तबकात हैं, सब मिलकर बैठें और तमाम मसाइल को डिस्कस करें और उनका हल निकालें, उससे ही हल निकल सकता है। आज के लिए इतना ही, आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।